हेलो दोस्तों। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत इजी सा चैप्टर है। 3 पार्ट में अपन कंप्लीट करेंगे और 3 पार्ट भी इन्होंने चैप्टर में दे रखे हैं 1.1, 1.2, 1.3। तो अपन 1.1 तक कंप्लीट करेंगे और थर्ड पार्ट जो होगा उसी में हम जो क्वेश्चंस दे रखे हैं जो तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो भी देख लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। लाइफ की वो सिचुएशन के बारे में सोचो और सोचो ये कि वहाँ पे हो क्या रहा है। उन चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो अपने आसपास क्या हो रहा है। जैसे गर्मियों के टाइम पे दूध अगर उसको रूम टेम्परेचर पर रखा छोड़ दें तो शाम तक क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाता है। दही नहीं बनता है, वो ख़राब होता है। ठीक है। और अगर उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया जाए तो वो दही बन जाता है। तो थोड़ा सा दही डालने से वो दही कैसे बन गया, पूरा दूध का दही कैसे बना, सोचने वाली बात है। तवा है, पैन यानी कि कढ़ाई, नेल जो आयरन नेल होता है जो दीवार में लगाते हैं वो वाला नेल, अगर उसको एक्सपोज्ड छोड़ दिया जाए ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, ड्राई नहीं, इन्होंने ह्यूमिड बोला है। एनसीईआरटी की यही तो खास बात है, एक एक जो इन्होंने वर्ड लिखा है ना उस पर ध्यान दो। ह्यूमिड लिखा है यहाँ पे। ह्यूमिड मीन्स वहाँ पे पानी भी होना चाहिए आसपास। ड्राई एयर हुई तो कुछ नहीं होगा, अगर ह्यूमिड हुआ तो होगा। क्या होता है, उस पर रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाना जिसको बोलते हैं। अंगूर है, उनका फर्मेंटेशन, खाने का पकना, बॉडी में खाना डाइजेस्ट होना, या फिर रेस्पिरेशन। इन्होंने बोला रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग नहीं, ब्रीदिंग अलग होता है, रेस्पिरेशन अलग होता है। आई होप आप 10th में आ गए हो, जितना तो आपको पता ही होगा। ठीक है। तो इन ऑल दी अबव सिचुएशंस द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। जो इनिशियल आइडेंटिटी है उस सब्सटेंस की वो चेंज हो जाती है। दूध है, दूध नहीं रहा है, दही बन चुका है। जो लोहे का जो भी आइटम है उन सब में रस्टिंग हो गई है, पहले जैसा नहीं रहा। अंगूर फर्मेंट हो गया, नहीं रहा पहले जैसा। खाना कच्चा होता वो पक गया, पहले जैसे टेस्ट तो नहीं रहा ना उसमें, कलर चेंज हो गया उसका, दिखने में चेंज हो गया वो। तो यही सब वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। 8th 9th में पढ़ा होगा बहुत। Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place. Obviously chemical change हुआ है तो वहाँ पे chemical reaction तो हुई होगी ना। आगे क्या बोलता है ये, you may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. chemical reaction actually है क्या, chemical reaction में होता क्या है। तो इन्होंने बोला है कुछ एक्टिविटीज़ करके देखो। तो एक्टिविटी 1.1 में क्या लिखा है देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, टीचर की प्रेजेंस में करना है और बच्चे हैं अगर वो कर रहे हैं तो आई ग्लासेस पहन लेना बेटा। तो एक्टिविटी में पहला पॉइंट ये रखा है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। इन्होंने बोला मैग्नीशियम रिबन लेनी है और उसको सैंड पेपर से घिस लेना है, रब कर लेना है। इन्होंने रब करने को क्यों बोला, सैंड पेपर तो पता होगा ना, थोड़ा खुरदरा सा होता है, उसकी वजह से शार्प भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें घरों में भी यूज़ करते हैं उसको। तो इन्होंने रब करने को क्यों बोला, क्या हो सकता है रीज़न। चलो हो सकता है आगे पता चले, देखते हैं। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, इमेज में दे रखा है टोंग्स, आपके लैब में भी होंगे। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और अ बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फाउंड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर। फिगर में दे रखा है वॉच ग्लास है, उसमें जो ऐश इकट्ठा हुआ है, राख, उसको हमने इकट्ठा कर लिया है बर्नर की हेल्प से। मैग्नीशियम रिबन जो ली थी उसको जलाया था और उसमें राख बन गई है। दैट्स इट। क्या ऑब्जर्व किया हमने, रिबन थी, रिबन से अब वो राख बन गई, यानी कि स्टेट चेंज हुआ है, उसका कलर भी चेंज हुआ ही है। तो वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी तब ना कुछ चेंज हुआ है। अब अगली एक्टिविटी देखते हैं।
अब इन्होंने लिखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। मैग्नीशियम रिबन थी, वो डेजलिंग वाइट फ्लेम की फॉर्म में जली और वाइट पाउडर में चेंज हो गई है, वो स्टेट चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर क्या है, मैग्नीशियम की रिबन थी, जलाया उसको तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। मैग्नीशियम और एयर में जो ऑक्सीजन थी, उन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, इन्होंने ये बोला है। ठीक है, अब एक्टिविटी 1.2 पर आते हैं। देखो, ये जो भी दे रखा है ना, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड इन्होंने लिख रखा है यहाँ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका फॉर्मूला लिख लो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, नहीं पता, MgO। इससे क्या होता है, चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रखने में आसानी हो जाती है। बाद में कभी आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, अच्छा ये मैंने तो पहले भी कहीं लिखा था, कहाँ लिखा था, अच्छा वहाँ लिखा था MgO होता है, तो याद रहेगा। इतना रटने, बहुत ज़्यादा बैठ के रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो जगह जगह जहाँ पे भी आ रहा है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO लिख लो उसको। अब अपन आगे चलते हैं। इधर एक्टिविटी 1.2 दे रखी है। एक्टिविटी 1.2 में क्या है, कलर चेंज कर लेती हूँ इसका। ठीक है, तो 1.2 में क्या दे रखा है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO2 होल ट्वाइस। एड पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, इसमें आयोडाइड सॉल्यूशन डालना, Ki, पोटेशियम K, आयोडीन I, पता होगा यार ये सब तो तुम्हें। अब ऑब्जर्व क्या हो रहा है, डायग्राम तो इसका नहीं दे रखा है, तो देखो मैं बता देती हूँ क्या होता है इसमें। लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है, तो जब ये तुम करोगे ना, तुम्हें करना है, ये लैब में करवाएंगे शायद तुम्हारे स्कूल्स में। तो जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को जब मिक्स करते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है। और जो सॉल्यूशन में जब हम लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जब पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं ना, तो कलर चेंज होता है, वहाँ पे येलोइश कलर आता है। फिर तो ये हो गई अपनी ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, बता दिया मैंने क्या ऑब्जर्व होना है। फिर एक्टिविटी 1.3, थर्ड एक्टिविटी में क्या करना है, जिंक के ग्रैन्यूल्स लेने हैं कॉनिकल फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में। फिर उसमें ऐड करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। एसिड है, उसको केयरफुली हैंडल करना है, हो सके तो ग्लव्स वगैरह पहन लेना, तुम्हारे लैब्स में हो सकते हैं अवेलेबल हों, मोस्टली होते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास कुछ हो रहा है क्या। टच द कॉनिकल फ्लास्क एंड और टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब लिया है तो टेस्ट ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क लिया है तो वो, तो उसमें टच करने पर तुम्हें कुछ फील हो रहा है, ठंडा गर्म, टेम्परेचर के बारे में पूछा है इन्होंने। तो इन्होंने एक्टिविटी का इसका डायग्राम भी दे रखा है। ये कॉनिकल फ्लास्क लिया है इन्होंने, कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए हैं और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड डालना है। ठीक, तो ये तो इन्होंने दे रखा है भाई कि H2O गैस निकलेगी। अब टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर के ऊपर तुम्हें कमेंट करनी है, तो मैं बता देती हूँ टेम्परेचर इसमें गर्म फील होगा आपको। अब आगे देखते हैं। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है, ये हमें कैसे पता चल रहा है। एक तो उसकी स्टेट चेंज हो, जैसे मैग्नीशियम की रिबन से वो राख बन गया, का कलर चेंज हो, अपना ये लेड आयोडाइड बन गया था, तो इस वाली रिएक्शन में कलर चेंज होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, इसमें हो रही है, ये वाली गैस, इस वाले में गैस बन रही है ना, ये, अरे यार कैसे यूज़ करते हैं इसको, चलो इसमें बन रही है गैस। ठीक है, फिर 1.3 वाली रिएक्शन में जब टेम्परेचर किस में चेंज हुआ है, ये 1.3 वाली रिएक्शन में भी टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। फिर तो अगर स्टेट चेंज है, कलर चेंज है, गैस बन रही है, टेम्परेचर मतलब कुछ तो हो रहा है ना वहाँ पे, तो वो क्या हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। पता कैसे चला केमिकल रिएक्शन, ये चेंजेस दिखेंगे तुम्हें।
As we observe the changes around us, we can see that there is a range of variety of chemical reactions taking place around us. अपने आसपास बहुत सारे chemical changes हो रहे हैं. We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. अपन बहुत सारी chemical reaction देखेंगे और उनके symbolic representation भी अपन देखेंगे इस chapter में. तो मैंने बोला था ना इसको 3 पार्ट में पढ़ना है. तो ये तो हो गया अपना इंट्रो. इसमें उन्होंने क्या बताया, कुछ नहीं बताया सच, बस उन्होंने इतना बताया कि केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वहाँ पे उसकी स्टेट चेंज होगी, या कलर चेंज होगा, या गैस बनेगी, या टेम्परेचर चेंज होगा. तो पता चलेगा अगर ये ऐसे इनमें से कुछ भी हो रहा है ना, तो मतलब कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है. इन्होंने इतने में इंट्रोडक्शन में बस इतना बताया. अब यही 3 एक्टिविटीज़ को यहाँ पे आगे और थोड़ा करके ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे. तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं इसमें 1.1 केमिकल इक्वेशंस. 3 हैं, 1.2, 1.3. तो 1.1 हम इस वाली वीडियो में कवर करेंगे. केमिकल इक्वेशंस. तो एक्टिविटी 1.1 एक्टिविटी क्या थी, मैग्नीशियम रिबन को जो जलाया था हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था वो. कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम. अब उस पूरी एक्टिविटी जो परफॉर्म की उसमें तुम अगर तुम्हें एक लाइन में लिखना है तो क्या लिखोगे, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. उस पूरी एक्टिविटी को एक लाइन में लिखा जा सकता है. बताइए कि उस पूरी एक्टिविटी को एक करके स्टेप बाय तुम उसको बताओ. एक लाइन में लिख सकते हो ना, लेकिन ये एक लाइन भी बड़ी नहीं लग रही है. मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन एंड इज कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. मुझे तो बहुत लेंदी लग रहा है. तो वही इनको भी लग रहा है भाई. दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग. इट कैन बी रिटर्न इन अ शॉर्टर फॉर्म. इसको शॉर्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशंस में पहला कौन सा टाइप हो गया, वर्ड इक्वेशन. मैंने हाईलाइट कर रखा है. तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा है, रिएक्टेंट्स. ये लिखा है प्रोडक्ट. रिएक्टेंट कौन सा होगा, प्रोडक्ट कौन सा होगा, राइट साइड में ये लिखेंगे कि राइट साइड में वो लिखेंगे, ये सब कैसे पता चलेगा. तो देखो यही इन्होंने नीचे लिख रखा है. बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिख रखा है मैं बताती हूँ. राइट साइड में रहेंगे अपने रिएक्टेंट्स यानी कि जो रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि इनिशियली जो अपने पास अवेलेबल है. और लेफ्ट साइड में सॉरी मेरी मिस्टेक, राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड में. ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है. ठीक, पेन से लिख देती हूँ मैं. फिर से मैंने वही मिस्टेक करी. ये लेफ्ट है, ये राइट है. चलो, तो राइट साइड में अपन क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स लिखेंगे. रिएक्टेंट्स में कौन से होंगे, जो हमारे पास इनिशियली प्रेजेंट है. जैसे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को हमने जलाया क्या, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से उसने यूज़ की और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया एनर्जी की हेल्प से. तो रिएक्टेंट क्या हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन. जो हमें बाद में मिला वो प्रोडक्ट है. बोलते हैं ना कि तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है, मतलब फाइनल आउटपुट, उसी को तो अपन प्रोडक्ट बोलते हैं ना. तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का. मैग्नीशियम ऑक्साइड ये फाइनल आउटपुट है, तो इसी को प्रोडक्ट बोला जाएगा. प्रोडक्ट राइट साइड में रहता है, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में रहते हैं. अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो एरो का हेड किस तरफ होगा, प्रोडक्ट्स की तरफ. एरो बताता है कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है. जब सड़क वगैरह पे ये वो और एरो वगैरह लगे रहते हैं तो उसमें क्या रहता है, जैसे ये एरो है मतलब कि इस साइड को जाना है. ये एरो है मतलब कि राइट साइड को जाना है. अगर ये एरो है मतलब लेफ्ट साइड जाना है. ये रिएक्शन कहाँ जा रही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. यानी कि ये रिएक्शन है वो राइट साइड में जा रही है. तो इसका एरो का हेड किस तरफ होगा, राइट साइड होगा. रिएक्टेंट्स मैंने बता दिया, जो हमारे पास पहले से अवेलेबल जो चीज़ें हैं हमारे पास, या जो
जिनसे जिनमें रिएक्शन होनी है वो रिएक्टेंट हो गए और जो बनेगा वो प्रोडक्ट होगा। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, जिनमें केमिकल चेंज होना है रिएक्शन में, वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, वो रिएक्टेंट कहलाए जाते हैं। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो नया सब्सटेंस है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, जो बना है रिएक्शन से उसको प्रोडक्ट बोल दिया। फिर अगला है द वर्ड इक्वेशन शोज चेंजेस इन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन दैम। एरो के थ्रू हम बताएंगे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन दैम। दो या दो से ज़्यादा जितने भी रिएक्टेंट हो, बहुत सारे हो सकते हैं, उन सबके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। सिमिलरली द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन। यहाँ पे तो एक अकेला प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या इसमें कुछ प्लस नहीं रहेगा, तो अगर कुछ और होता है तो प्लस करके प्रोडक्ट्स में लिख दिया जाएगा। एंड शोज द डायरेक्शन, द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। द एरो हेड है वो पॉइंट करता है प्रोडक्ट्स की तरफ और शो करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को। चलो अब है 1.1.1 राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। अभी अपने ये क्या थी, ये अपनी वर्ड इक्वेशन थी। अब अगला क्या आएगा अपना, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बनानी है। तो इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर प्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। इससे जो वर्ड इक्वेशन थी उससे भी छोटा कोई तरीका हो सकता है क्या केमिकल इक्वेशन लिखने का। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की जगह केमिकल फार्मूला अगर यूज़ कर लेंगे तो और छोटा हो जाएगा ऑब्वियसली। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का फार्मूला Mg, ऑक्सीजन का O2, मतलब बेसिकली वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है ना, वो दो ऑक्सीजन मिल करके, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन, वर्ड इक्वेशन जो ऊपर की थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको हमने बोला स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसको स्केलेटल क्यों बोला, अच्छा चलो एक चीज़ नोटिस करो, मैग्नीशियम था फिर ऑक्सीजन बन गया, प्लस सॉरी मैग्नीशियम था ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इधर तो दो ऑक्सीजन के एटम्स है ना, लेकिन राइट हैंड साइड में तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन कहाँ गया, बैलेंस नहीं है ना वो। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक ऑक्सीजन ही गायब कर लिया हो, खा गया हो, दोनों मिल करके खा लिए, नहीं हो सकता भाई। कोई भी रिएक्शन होती है ना तो उसमें एक भी एटम गायब होता है ना कोई नया एटम बनता है। ये तो 9th क्लास में पढ़ाया होगा ना, मास होता है वो तो कंजर्व रहता है। तो चलो इन्होंने क्या लिख रखा है वो देखते हैं। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो। काउंट कर लिया भाई, नहीं है बराबर, नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं ये हर एक एलिमेंट के, नहीं। देन इक्वेशन इफ यस देन द, अगर दोनों साइड बराबर हैं, इसमें तो नहीं है ना, तो ये बोल रहा है अगर हैं, इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर बराबर है तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। इफ़ नॉट, अगर नहीं है, जैसा कि इसमें है कि नहीं है, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन दी बोथ साइड ऑफ द, मास दोनों साइड सेम नहीं है तो अनबैलेंस बोलेंगे, उसका इक्वल मास नहीं है तो अनबैलेंस हो गया। सच अ केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो ऐसी इक्वेशन को अपन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये जो अपनी इक्वेशन दे रखी है 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ठीक है, हो गया ये भी कंप्लीट कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इस पूरे 2 पैरा में बस यही समझा है। फिर 1.1.2 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिकॉल दी law of conservation of mass that you studied in class 9. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Mass ना तो बन सकता है ना destroy किया जा सकता है किसी भी chemical reaction में. That is the total mass of elements present in the products of the chemical reaction has to be equal to the mass of elements present in the reactions. जितना reactants
चलो सेंटेंस को तोड़ लेते हैं, बहुत बड़ा हो रहा है। टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स, टोटल मास एलिमेंट्स का प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के प्रोडक्ट की साइड में एलिमेंट्स का टोटल मास है, हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स, ये इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स की साइड जितना एलिमेंट्स का टोटल मास है उसके बराबर होना चाहिए, यानी कि कुल मिला के रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स होना चाहिए। In other words, the number of atoms of each element remain the same before and after a chemical reaction. एक chemical reaction के पहले और बाद में नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के, वो सेम होने चाहिए। एक ही बात को चार तरीके से बोल दो और कुछ नहीं है। कुल मिला के रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट का मास होना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड के मास हैं, दोनों बराबर होने चाहिए, बस इतना ही है। अब रिएक्टेंट की साइड में कंपाउंड्स दे रखे हैं, मॉलिक्यूल दे रखा है कि एटम दे रखा है, जो भी दे रखा हो, टोटल जो है ना हर एक एलिमेंट का जो एटम है, जितने एटम्स इस साइड हैं हर एक एलिमेंट के, उस दूसरी साइड में एलिमेंट्स के टोटल एटम्स इक्वल होने चाहिए। इन्होंने आगे क्या लिखा है, हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंस नहीं थी उसको अपन ने स्केलेटल बोल दिया, अब उसको बैलेंस करना है। अब जो इक्वेशन 1.2 थी वो बैलेंस थी क्या? नहीं थी, हमने देख लिया था। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाई स्टेप। अभी इक्वेशन बैलेंस करना सिखाएंगे। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में भी 1.3 वाली कौन सी थी? जिंक में अपन को सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना था और फिर वहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी कॉनिकल फ्लास्क से, वो वाला डायग्राम। कौन सा वाला डायग्राम? ये वाला डायग्राम और ये वाली एक्टिविटी, इसको बोल रहे हैं। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल्स टू मेड्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये अपनी वर्ड इक्वेशन हो गई। अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन Zn प्लस सल्फ्यूरिक का H2SO4, तो ZnSO4 प्लस H2 बना लिया इन्होंने। अब इसमें देखो क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के जो एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के, वो बराबर हैं कि नहीं है? जिंक एक है, हाँ भैया जिंक एक इस साइड भी है, बस 2 हाइड्रोजन इस साइड हैं, 2 हाइड्रोजन हाँ इस साइड भी हैं, 1 सल्फ़र है, इधर भी 1 सल्फ़र है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। अरे भाई ये तो बराबर निकले, बैलेंस्ड निकले। मतलब टेबलेट फॉर्म में तुम इसको लिख सकते हो, तो भी कर सकते हो, ईजी हो जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा, ठीक है। पर एग्ज़ाम में आया तो ऐसे ही करना है, टेबल की फॉर्म में, ठीक है। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो, दोनों साइड बराबर है। इक्वेशन 1.3 इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इन्होंने आयरन और वाटर लिया है, Fe3O4 बना है और हाइड्रोजन गैस बनी है। उन्होंने बोला है इसको बैलेंस करता है, चलो कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो मैं बताती हूँ, इनका बहुत लेंदी है, आप चाहो तो पढ़ लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखा है। जो इन्होंने मेन क्या दे रखा है वो मैं बता देती हूँ। इक्वेशन बैलेंस करना मैं बता दूँगी, इन्होंने जो दे रखा है वो बता देती हूँ बस पहले। जब हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर रहे होते हैं ना, तो हम जो फॉर्मूला है ना कंपाउंड का, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने बोला एक आयरन इधर है, लेकिन इधर तो 3 आयरन है, ठीक है। अब हम बोले 3 है, अरे यार इसको इरेज कर दो, यहाँ से हटा दो इसको, तो बराबर हो जाएगी। अरे बाबा अगर ऐसे बराबर नहीं करनी है, वही तो उन्होंने बोला है ऐसे बराबर नहीं करनी है, कि तुम जो फॉर्मूला है ना कंपाउंड का वही तुम चेंज कर दो, ऐसे बराबर नहीं करनी है। अगर 3 ये वाला 3 अगर अपन ने हटा दिया ना, तो फॉर्मूला अपन ने जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वही चेंज हो गया है, तो ऐसे बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करना है? बैलेंस ऐसे कर दो ना, जरूरी है तुम 3 यहाँ से हटाओ, यहाँ 3 आयरन है ना, 3 आयरन इधर लगा दो,
3 इधर लिख दो, मतलब ये 3 आयरन के एटम्स यूज़ किए हैं इस रिएक्शन में। मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, कुछ और भी आ सकता है। लेट्स सी क्या आएगा, ठीक है। तो इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है पूरा, उसमें जो मेन पॉइंट जो मुझे बताना था उसमें ये है कि फॉर्मूला को अल्टर नहीं करना है, ठीक। उसके अलावा उधर क्या है इम्पोर्टेंट जो बताने लायक है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ठीक है। मैं भी बता रही हूँ, वो भी हिट एंड ट्रायल है, लेकिन वो मेरा तरीका है। इन्होंने भी वैसे ही बताया है, पर मुझे पसंद नहीं पढ़ के बताना है, मुझे बहुत बोरिंग लगता है ये सब। मैं मेरे तरीके से बताती हूँ। देखो, Fe+H2O आयरन है, वाटर है, Fe3O4 बनाया है, प्लस H2 गैस है, यहाँ पे H2 गैस बन रही है। देखो मैं क्या करती थी, ये अकेला दिख रहा है, ये अकेला दिख रहा है, इनको सबसे लास्ट में बैलेंस करूँगी मैं। क्यों? अरे अकेले अकेले है ना, 4 चाहिए होगा तो 4 लगा दो, 5 चाहिए तो 5 लगा दो, 10 चाहिए तो 10 लगा दो, कितने भी लगा दो यार, इधर तो लास्ट में भी कर सकते हैं ना। लेकिन जो बड़ा है, जो सबसे बड़ा कंपाउंड है, उसको सबसे पहले पकड़ो। जो कॉम्प्लेक्स है तुमको दिख रहा हो ना यार, ये बहुत अजीब सा दिख रहा है, इसको पहले बैलेंस कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सपोज अगर तुम अगर तुमको इधर सिर्फ एक आयरन चेंज करना है, आयरन का चेंज करना है कि क्वांटिटी उसकी चेंज करनी है, तो आयरन की अगर तुम चेंज करोगे ना तो ऑक्सीजन की तो अपने आप हो जाएगी ना, क्योंकि इधर से तुमको काटना नहीं है, इधर को तुमको ऐड करना है 2 3 4। तो अगर तुम आयरन के लिए तुम चेंज लगा रहे हो ना कुछ कि 2 3 4 5, इसका भी एक पर्टिकुलर नाम होता है, वो छोड़ो अभी। पर अगर तुमको आयरन के लिए इधर तुम्हें कुछ डिजिट लगानी है ना, तो आयरन के लिए लगाने के चक्कर में तुम्हारी ऑक्सीजन चेंज होगी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी चेंज हो गई इस साइड में, राइट हैंड साइड में, ऑक्सीजन की साइड में चेंज हुई, तो ऑक्सीजन की तुम्हें फिर यहाँ चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑक्सीजन की यहाँ चेंज करनी पड़ी तो फिर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की वजह से फिर हाइड्रोजन की यहाँ चेंज करनी पड़ेगी। समझ गए ना? इसकी वजह तो इसीलिए इसको लास्ट में मत बैलेंस करो तुम, इसको तुम सबसे पहले बैलेंस करो। सपोज तुमने ये बैलेंस कर लिया, ये बैलेंस कर लिया, ये बैलेंस कर लिया, चलो तुमने ये, मतलब तुम बाकी सब बैलेंस कर ले रहे हो और लास्ट में तुम बड़ा कंपाउंड बैलेंस करने चाह रहे हो, तो उसको एक में उस बड़े से कंपाउंड में तुम सिर्फ एक एलिमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक किया तो बाकी सब होंगे, तो उसको नहीं करना है लास्ट में, उसको तो सबसे पहले करना है। बड़ा है तो सबसे पहले कर लो। एनसीईआरटी ने भी यही लिखा है अपनी लैंग्वेज में, जो सबसे कॉम्प्लेक्स कुछ बड़ा सा दिख रहा हो ना, उसको पहले बैलेंस करो। पर उतना सब पढ़ना नहीं है, मैं बता दे रही हूँ ऐसे ही। एग्ज़ाम से में नहीं पूछा जाएगा, ऐसे कभी नहीं पूछा जाता है, पर तुम्हें आना चाहिए, आगे तक हमेशा तक काम आएगा। तो सबसे बड़े वाले को बैलेंस करते हैं, ठीक है। आयरन 3 दिख रहे हैं, ऑक्सीजन 4 दिख रहा है। अब आयरन 3 है इसमें, तो 3 है, 3 आयरन यहाँ है ना, 3 इधर लगा दो, 3 इधर से दूसरी पेन यूज़ करती हूँ, 3 दिख रहा है ना यहाँ, तो 3 यहाँ लिख दो, आयरन बैलेंस हो गया। चलो मतलब अच्छा, तुम ना एक साइड में से लिख लिया करो, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बस इतना ही तो है। आयरन बैलेंस हो गया, आयरन पे टिक मार दो। अब आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 एटम, इस साइड कितना है? एक ही है, 4 इधर लिख दो, ठीक, 4 हो गए इसके। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया अपना अपना सबसे बड़ा टिपिकल सा जो दिख रहा था गंदा सा अपने को, पहले अपन ने वो बैलेंस कर लिया, ये हो गया। ये हो गया। अब बाकी बचा क्या? आयरन हो चुका है, ये हो गया आयरन, ऑक्सीजन हो गया, बचा क्या? बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बचा है। बस हाइड्रोजन के कितने हो रहा है? ये H2 की फॉर्म में है और इसके H2O मॉलिक्यूल है, उसके चार मॉलिक्यूल हैं, H2O के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो डब्बे बना लेने, डब्बे मीन्स एक उसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना है, डब्बे के बाहर चेंज करना है अपने को। तो 4 है, तो H2O में हाइड्रोजन कितने हैं? 2, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो इसके 4 मॉलिक्यूल है। ये क्या है? 4 जो बता रहे हैं ना कि इसके 4 मॉलिक्यूल हैं ऐसे, तो
चार, एक मॉलिक्यूल में 2 हैं तो 4 में कितने होंगे? 8 होंगे। ये तो समझ आ रहा है ना तुमको कि कोई भी एक मॉलिक्यूल होता है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है, मैंने बोला ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2। अब मैंने बोला कि इसके 20 मॉलिक्यूल मेरे को चाहिए, तो ऑक्सीजन के 20 मॉलिक्यूल अगर मुझे चाहिए तो मुझे ऑक्सीजन के कितने एटम मिल रहे हैं? 40। ये तो 9th क्लास में पढ़ा था ना, बहुत बेसिक है ना। तो ठीक है, अब H2O के 4 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होंगे? 8 होंगे, 8 होंगे। इधर हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में, तो अगर 8 एटम यहाँ बनाने हैं तो इसके हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो अगर 8 चाहिए तो आगे 4 लगा दो। ईजी, बहुत ईजी। तो हो गया ना, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया अपना। अब ओवरऑल देख लो, आयरन 3 है इधर, 3 आयरन यहाँ है, 3 आयरन यहाँ है, ठीक है। 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 8 हाइड्रोजन यहाँ है, 8 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, बस इतना ही तो है। चलो आगे चलते हैं। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई अपनी। फिर अगला क्या था? हाँ, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड था। तुमको हो सकता है जैसे अभी अपन ने ये वाला कंपाउंड लिया था, इसकी जगह हो सकता है तुम्हें किसी और से स्टार्ट करना पड़ जाए। हिट एंड ट्रायल है, एक से करो कभी दूसरे से करो, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना जितनी ज़्यादा, वैसे वैसे तुमको आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो बस। अब इधर उन क्या, अब अपने को लिखना है सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, उनकी फिजिकल स्टेट के सिंबल्स लिखने हैं। केयरफुली एग्जामिन दी अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9, बैलेंस्ड इक्वेशन है 1.9। डज दिस इक्वेशन टेल अस अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इसके फिजिकल स्टेट को बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है। जैसे मैंने बोला ये तो गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन आ जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में भी होता है, पर यहाँ गैसियस फॉर्म में ही आएगा। और मुझे कैसे पता है ये गैसियस फॉर्म में ही आएगा? पढ़ना पड़ेगा, तुम हायर क्लासेस जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तुम्हें पता चलती जाएंगी चीज़ें। चलो, पर इक्वेशन को देख के तो नहीं पता चल रहा ना। तो यही बोल रहा है, इक्वेशन को देख करके नहीं पता चल रहा है। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन टू दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट, इस इक्वेशन में उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। टू मेक अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव अगर कोई केमिकल रिएक्शन बनानी है, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मैंशनड अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला के साथ साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का जो फिजिकल स्टेट है वो भी मेंशन करना होता है। The gaseous, liquid, aqueous and the solid states of the reactant and products are represented by notions and जो भी बोलते हो। तो G for gas, L for liquid, AQ for aqueous, S for solid, ठीक है। तो ये अपने को क्या नाम के आगे लिखना है? वर्ड एक्वस, AQ। AQ गैस सुना है, लिक्विड सुना है, सॉलिड सुना है। The word aqueous, AQ is written if the reactant and the products is present as a solution in water। अगर वाटर में अगर उनको डिज़ोल्व करके दे रखा होगा, डिज़ोल्व होंगे अगर वाटर में, तो अपन उसके लिए aqueous वर्ड यूज़ करते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन ऊपर की ये रही जो अपन ने की थी। नोट द सिंबल G is used with water H2O actually to indicate that in this reaction water is used in the form of स्टीम। अगर G लिखा है तो स्टीम की फॉर्म में है, अगर L लिखा होता तो लिक्विड की फॉर्म में होता, अगर S लिखा होता तो सॉलिड फॉर्म में होता। बर्फ़ जनरली सॉलिड वाला तो अपने यूज़ नहीं होगा इक्वेशंस में। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैम, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उनको मेंशन ही किया जाए। तो समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द रिएक्शन इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन में ये जो एरो दे रखा है ना, उसके ऊपर या नीचे या फिर ऊपर और नीचे दोनों साइड में ज़रूरत पड़ने पर एरो के या तो ऊपर या ऊपर और नीचे दोनों साइड में, एंड ऑब्लिक और ऊपर नीचे दोनों, या फिर किसी एक जगह पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी होती हैं? टेम्परेचर, यानी कि वो जो रिएक्शन है कितने टेम्परेचर पर होगी, प्रेशर, उसको रिएक्शन के लिए कितना प्रेशर चाहिए, और कैटलिस्ट, यानी कि उसको कौन सा कैटलिस्ट चाहिए उस रिएक्शन को करवाने के लिए।
तो ये इन्फॉर्मेशन भी दे रखी रहती है कभी कभी। तो जैसे ये वाली रिएक्शन दे रखी है, ग्लूकोज कैसे बनता है प्लांट्स में, उसकी है ये कि CO2 + H2O को यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है प्लांट, और वाटर बनाता है। और एक इक्वेशन ये देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 एट 340 atm प्रेशर CH3OH इन लिक्विड फॉर्म इज फॉर्म्ड। अब इनके तो ये स्टेट भी दे रखी हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होगा, H2 गैसियस फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म में बनता है, इतना टेम्परेचर चाहिए। CO2 है प्लांट्स में, लेते तो गैसियस फॉर्म में है, लेकिन वो अंदर जा कर के उधर का जो एनवायरनमेंट होगा सेल का, वहाँ पे लिक्विड में वहाँ पे जो प्रेजेंट है वाटर सेल्स के अंदर, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो एक्वस फॉर्म में आ गया। वाटर है वो लिक्विड ही है। अब जो ग्लूकोज बना है वो भी एक्वस है। हाँ देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है एक्वस का। ग्लूकोज, जो ग्लूकोज पाउडर आता है, तो जो पाउडर है ना वो सॉलिड है, लेकिन जैसे ही अपने उसको पानी में मिला दिया तो वो एक्वस बन गया। तो ये जो ग्लूकोज बना है वो एक्वस है, क्योंकि वहाँ के एटमॉस्फेरिक में जो वाटर है उसमें सेल का जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिसॉल्व है। ऑक्सीजन है वो भी वहीं के उसमें डिसॉल्व है, और फिर ये वाटर है। इन्होंने कुछ क्वेश्चंस से रखे हैं। ये स्टार्ट हो गया 1.2, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। क्वेश्चंस क्या रखे हैं? वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? मैंने बोला था कि कोई भी लाइन दे रखी है ना NCERT में, उसका कोई रीज़न होता है। लो इन्होंने पूछ भी लिया कि मैग्नीशियम रिबन को अपन ने क्लीन क्यों किया बर्न करने से पहले, क्योंकि अगर वो ऐसी पड़ी रहती है ना तो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेती है अपने ऊपर, तो इस वजह से वो जलेगी नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर ऑलरेडी लेयर प्रेजेंट होगी उसके ऊपर तो वो जलती नहीं है, इसीलिए उसको क्लीन करके जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऊपर की जो लेयर है उसको हटाना पड़ता है, तो जो मैग्नीशियम प्योर एलिमेंट जो अंदर प्रेजेंट है फिर वो जलेगा। ठीक है। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन क्लोरीन, और फिर उससे बना हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में रहता है, क्लोरीन है Cl2 की फॉर्म में रहता है, हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl। बैलेंस करो आप, नहीं आएगा तो लास्ट में मैं बताती हूँ, वीडियो पॉज करके बैलेंस करना हर एक रिएक्शन। बेरियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट। BaCl2 लिख के बता देती हूँ, दूसरी पेन से लिखती हूँ। यार कैसे लिखता है? ये लिखा क्यों नहीं जा रहा है यार ये? चलो हो गया, मैं लिख के बता देती हूँ उसको। बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो Al2 सल्फेट होता है SO4 होल थ्राइस। ये 3 कहाँ से आया? एल्यूमिनियम का। और ये 2 कहाँ का है? ये सल्फेट का। ये तो तुमने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। फिर बेरियम सल्फेट, बेरियम Ba सल्फेट का SO4, तो दोनों में +2 का वो सल्फेट में -2 रहता है, बेरियम का +2 रहता है, तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम +3 की फॉर्म में रहता है, क्लोराइड -1 की फॉर्म में रहेगा, तो इधर 1 नहीं लिखने की ज़रूरत है, एल्यूमिनियम का 3 अपन लिखेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। फिर सोडियम एंड वाटर, सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में है, वाटर H2O, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम +1, हाइड्रोक्साइड OH-1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, NaOH हो गया। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रिलीज होगा तो ये H2 जाएगा। इनकी बैलेंस्ड इक्वेशन में आनी है। अब देखो बैलेंस करते हैं, चलो।
हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, अच्छा ये वाला नहीं लिखा, तो H2Cl2 और HCl, कितना ईजी है, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोराइड है, इधर HCl एक है तो 2 इधर लगा दो, ठीक है, हो गई बैलेंस। बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट और ये वाला करना है। तो इसमें टिपिकल कौन सी दिख रही है तुमको, Al2SO4 होल थ्राइस, ये वाली थोड़ी टिपिकल दिख रही है ना, गंदी सी दिख रही है, इसको पहले कर लेते हैं। 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम यहाँ लगा दो, ठीक है। अब गंदा सा हो रहा है यार, कहाँ बनाऊँ इसको, बना देती हूँ। बेरियम क्लोराइड था, BaCl2 प्लस Al2SO4 इसका बना बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। दो एल्यूमिनियम यहाँ है, 2 एल्यूमिनियम यहाँ है, तो 2 एल्यूमिनियम यहाँ लग जाएंगे, ठीक है, तो 2 इधर लगा दिए। 3 क्लोराइड है, तो 3 एक उसमें है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ, 6 हो गए। 2 इधर ऑलरेडी है तो 3 इधर लगा दो, ये टोटल 6 हो गए। बेरियम हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सल्फेट बचा, तो सल्फेट के 3 है इधर, इधर सल्फेट का 1 है, तो यहाँ 3 अगर अपन लिख देते हैं तो 3 बेरियम भी तो साथ में हो गए, तो क्या 3 बेरियम इधर हैं, हाँ भाई हैं इधर 3 बेरियम, हो गया बैलेंस। 3 बेरियम इधर, 3 बेरियम इधर, 6 क्लोराइड इधर, 6 क्लोराइड इधर, 6 क्लोराइड इधर, 6 क्लोराइड इधर, 2 एल्यूमिनियम यहाँ, 2 एल्यूमिनियम यहाँ, 3 सल्फेट यहाँ, 3 सल्फेट यहाँ, हो गई बैलेंस। चलो अब अगली रिएक्शन, अगला क्वेश्चन, सॉरी, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग, स्टेट का सिंबल्स भी लगाना है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये रही अपनी, फिर सोडियम सल्फेट in water reacts to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। बेरियम सल्फेट लेना है और सोडियम सल्फेट लेना है, उससे बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट है सॉल्यूशन में ले रहे हैं ना, तो एक्वस लिख दो। सोडियम सल्फेट है वाटर में ले रहे हैं ना, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में, तो वो भी एक्वस आएगा। और रिएक्ट विद इनसॉल्यूबल है मीन्स अगर सॉल्यूबल होता तो वो एक्वस फॉर्म में आ जाता ना, इनसॉल्यूबल है तो उसको अपन मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है उसका, बनता है उसका, तो उसको सॉलिड फॉर्म में आएगा वो। और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, सॉल्यूशन बोल रहा है तो वो भी एक्वस फॉर्म में आएगा। फिर अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। देखो दोनों ही बोला ना, वाटर वाटर, यानी कि ये भी एक्वस फॉर्म में आएंगे। फिर प्रोड्यूस क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, फिर से इन्होंने सॉल्यूशन बोला तो एक्वस फॉर्म में आएगा, एंड वाटर, वाटर तो फिर लिक्विड फॉर्म में होता ही है। बस लिख लेना, तुम्हें क्या लिखूँ मैं इसका, है ना, कर लोगे ये तो तुम, प्रॉब्लम आए तो बताना, फिर अगले उसमें बता दूँगी मैं, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में हम ये वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। हो सकता है वो थोड़ा लेंदी हो जाए क्योंकि इसमें 4-5 टाइप की रिएक्शन से रखे हैं, लेकिन ठीक है कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।